नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। इन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की यानी कि परिचय की जरूरत नहीं। या तो आप इन्हें फॉलो करते होंगे, इन्हें पसंद करते होंगे या फिर आप इन्हें अपोज करते होंगे, लेकिन इन्हें इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और इसीलिए ये कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने एक सेंट्रिस्ट पर्सपेक्टिव रखकर इस वीडियो को बनाया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ। इनकी फैमिली किराने का कारोबार किया करती थी। 8 साल की उम्र में इन्हें आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंट्रोड्यूस करवाया गया। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, पर वैवाहिक जीवन को त्याग कर मोदी जी अगले 2 सालों के लिए भारत भ्रमण पर गए। इसी भारत भ्रमण के दौरान मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बनाए गए अलग अलग आश्रमों में रुके और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के टीचिंग्स का मोदी जी के लाइफ में इन्फ्लुएंस रहा। 21 साल की उम्र में मोदी जी ने आरएसएस को एज अ फुल टाइम वर्कर ज्वाइन किया। इसी वक्त मोदी जी की फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी गई। उन्होंने दिल्ली में चल रहे एक सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया जो अटल बिहारी वाजपेयी जी लीड कर रहे थे। इस सत्याग्रह का मकसद था बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी को ओपन सपोर्ट देना और इसी वक्त मोदी जी को तिहाड़ जेल में कुछ दिनों के लिए बंद रहना पड़ा। 35 साल की उम्र में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया। 1990 में हुई अडवाणी जी की राम रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में मोदी जी ने हेल्प की थी। कुछ लोग कहते हैं कि 2014 में मोदी जी ने अडवाणी जी का पत्ता काटा और उन्हें साइडलाइन किया, लेकिन मुझे ये एक इललिजिटिमेट आरोप लगता है, क्योंकि 2009 में बीजेपी ने अडवाणी जी को ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रखा था, लेकिन उस इलेक्शन में बीजेपी की हार हुई और इसीलिए 2014 में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पीएम फेस चाहिए था जो मोदी जी बने। साथ ही साथ 2014 में अडवाणी जी की उम्र 85 इयर्स हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें पीएम कैंडिडेट रखना बीजेपी को सही नहीं लगा। गुजरात के पूर्वी चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल को कुछ हेल्थ इश्यूज थे और इसी वजह से 2001 में गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ गया था। अडवाणी जी और वाजपेयी जी ने डिसाइड किया, इस वजह से मोदी जी को गुजरात का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया he will be either fully responsible for गुजरात और not at all। 2002 में इलेक्शन होने ही वाले थे, इसीलिए मोदी जी को गुजरात का टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया ताकि वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सके। अभी चीफ मिनिस्टर बनकर कुछ दिन ही हुए थे कि मोदी जी के सामने एक चुनौती आ गई। अयोध्या से वापस आ रही एक ट्रेन को गुजरात के गोधरा रेलवे जंक्शन पर आग लग गई। इस ट्रेन में बहुत से हिंदू पिलग्रिम्स थे जो बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन साइट पर एक रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर वापस आ रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद गुजरात में दंगे देखे गए। इन रायट्स की मोदी जी से रिलेटेड कुछ बातें यह है कि मोदी जी को यूएसए ने वीजा देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने मोदी जी पर बैन लगा दिया था। 2008 में सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पर सुनवाई कर रहा था, तो इस पूरे इंसिडेंट में मोदी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एस्टेब्लिश की गई थी। उस कमेटी ने इस पूरे इंसिडेंट को अच्छी तरीके से स्टडी किया। मोदी जी को दिल्ली बुलाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन जब मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी सबूत एविडेंस नहीं मिला तो उस कमेटी ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस इंसिडेंट की वजह से गुजरात की जो पूरी सिचुएशन हुई थी उसके लिए मोदी जी को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज भी किया था। वेस्टर्न मीडिया ने इस टॉपिक पर मोदी जी को कई बार घेरा। टाइम्स मैगजीन ने मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ बुलाया, तो बीबीसी ने एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे टाइटल दिया इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बीबीसी की जर्नलिस्ट ने जब मोदी जी से पूछा कि उस सिचुएशन में कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसे वो डिफरेंटली हैंडल कर सकते थे, तो मोदी जी ने जवाब दिया ही वॉज वीक एट हैंडलिंग द मीडिया और उसने वो बेटर हो सकते हैं। अगले 10 साल तक मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। आइए अब जानते हैं उस समय में क्या क्या हुआ। गुजरात में इन 10 सालों में जोरों शोरों से इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखी गई। इसका एक एग्जांपल है वाइब्रेंट गुजरात समिट। इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सी कंपनीज ने गुजरात में इन्वेस्ट किया और बहुत सी डील साइन हुई। बट इसके पैरेलली अगर देखें तो मोदी जी जब सीएम थे, एजुकेशन स्पेंडिंग गुजरात में कम हुई, जिसके वजह से फीमेल लिटरेसी कम हुई, साथ ही साथ पॉवर्टी भी बढ़ी। तो ओवरऑल गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ खास नहीं देखी गई। गुजरात में मोदी जी के 10 साल के शासन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात इंडिया का टॉप स्टेट रहा, हर बार रैंक 1, लेकिन बाकी डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं आता था। गुजरात मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन 10 सालों में एक अच्छी डेस्टिनेशन बन गया था।
साथ ही साथ गुजरात ने बाकी सभी स्टेट्स को एक्सपोर्ट्स के मामलों में पीछे छोड़ दिया था। इसके वजह से गुजरात में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत देखी गई। विदेशी कंपनियों ने गुजरात में आके अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए। गुजरात राइट्स के बाद अगले 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने रिलीजन छोड़कर इकोनॉमी पर काम किया। गुजरात में इतनी सारी कंपनीज इसलिए आ रही थी क्योंकि वहां पर लो कॉर्पोरेट टैक्स था, लेस और वीक लेबर लॉस थे, साथ ही साथ कोई भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स नहीं थे, जिसके वजह से कंपनीज को तो फायदा हुआ, लेकिन क्या ह्यूमैनिटी को नुकसान हुआ? नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में एनवायरमेंट को सफर करना पड़ा था और साथ ही साथ इनडायरेक्टली लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी देखा गया था। मोदी जी जब सीएम थे तो उन 10 सालों में गुजरात में 200 से ज्यादा इलीगल टेम्पल्स तोड़े गए थे, जिस वजह से वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद नाराज थी। 2013-14 में मोदी जी पर करप्शन का भी आरोप लगा। आइए उसकी कहानी सुनते हैं। सीबीआई ने इस समय 2 बड़ी कंपनी सहारा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप को रेड किया था। इन रेड में कुछ डायरीज मिली जिसमें लिस्ट थी 18 पॉलिटिकल पार्टीज की जिनको कुछ पेमेंट्स किए गए थे इन 2 कंपनीज के द्वारा। इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही नाम था। इन डायरीज में कुछ एंट्रीज थी जिनका नाम था अहमदाबाद मोदी जी और गुजरात सीएम। इसको देखने के बाद कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने मोदी जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 65 करोड़ रुपीस की ब्राइबरी ली है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया लैक ऑफ एविडेंस के कारण। आइए अब वीडियो का सेकंड और मेन पार्ट शुरू करते हैं। इस पार्ट को मैंने नाम दिया है महासंग्राम या फिर अग्नि परीक्षा। अब हम मोदी जी को 2014 के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर कंट्री लेवल पर जज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है जियोपॉलिटिक्स एंड मोदी। इसमें हम समझेंगे कि मोदी जी को वर्ल्ड लेवल पे किस तरह से देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। मैं नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज कह रहे हैं। पापा न्यू गिनिया जो एक आइलैंड कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी के पैर छुए। साथ ही साथ यूएस सिंगर मैरी मिलीबैन टचेस द फीट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया को साउथ एशिया का लीडर बुलाया जा रहा है। अगर सब एस्पेक्ट्स का एवरेज निकाल कर देखें तो चाइना और यूएसए के बाद इंडिया वर्ल्ड की 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है। साथ ही साथ जब भी वर्ल्ड में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होती है तो पूरी दुनिया की आंखें इंडिया और मोदी जी पर होती है कि इस इशू पर इनका क्या कहना है। रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया का न्यूट्रल रहना और रशिया से ऑयल खरीदना वर्ल्ड के लिए कंट्रोवर्शियल और चौंका देने वाला था, तो इंडिया के लिए वो डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अफगानिस्तान और यूक्रेन से हमने हमारे सिटीजन्स को बहुत अच्छे से इवैक्यूएट किया और इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें सेफली घर लाया। उस टाइम पर पाकिस्तान के लोग भी इंडिया का फ्लैग लेकर यूक्रेन की बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट फेल हो गई थी उन्हें वहां से इवैक्यूएट करने में। साथ ही साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग चाहते हैं कि मोदी जी उन्हें लीड करे और वो इंडिया का पार्ट बने। इंडिया के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट ये था कि 2019 के बाद इंडियन यूथ को जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा था, जो बहुत ही बड़ी बात है, और ये हो पाया था इंडियन गवर्नमेंट के एग्रेसिव नेचर की वजह से, स्पेशली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के शॉर्ट स्पाइसी रिप्लाईज के वजह से। इस साल हमारा देश भारत G20 प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है, जिस वजह से पूरी दुनिया के लिए ये चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश भारत हेल्प करेगा वर्ल्ड को डिसीजंस लेने में जो पूरी दुनिया फॉलो करेगी। इंडिया पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगर इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 9 सालों में पाकिस्तान को बहुत अच्छे से टैकल किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन चाइना के मामले में अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट उतनी कामयाब नहीं रही है। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की मैं तारीफ करता हूँ, आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाने की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन मोदी जी को जल्द से जल्द चाइना से रिलेटेड मामलों में डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है और उसे हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस डे के दिन कश्मीर में जो सेलिब्रेशन हुए उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतना तो कहा जा सकता है कि मोदी जी के शासन में कश्मीर बेटर है, स्टेबल है और ग्रोथ कर रहा है। हमारा दूसरा चैप्टर है इंटरनल मैटर्स एंड मोदी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसमें मोदी जी का क्या रोल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने तक जो मणिपुर के मुद्दे पर चुप थे, उसे मैं हाईली क्रिटिसाइज करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जैसे इंस्पिरेशनल फिगर ने जल्द से जल्द अपना आश्वासन जनता तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो मुझे और उनके बहुत से फॉलोअर्स को बहुत बुरा लगा। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की हरियाणा वायलेंस से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। ये भी एक बहुत दुख की बात है। ऐसे इश्यूज पर जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए। इंटरनल मैटर्स में बुलडोजर पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात करनी चाहिए और जल्द से जल्द उसका विरोध करना चाहिए। अगर मोदी जी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो, तो उन्हें पहले भाषण के द्वारा जनता तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे पहुंचाने होंगे। जनता को इसके बारे में बताना होगा, तभी जनता इसे सपोर्ट करेगी। हमारा तीसरा चैप्टर है वेलफेयर एंड मोदी। पिछले 9 सालों में जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। 2014 में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट थी। आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2028 तक प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया वर्ल्ड की पहली 3 इकोनॉमीज में आ जाएगा। आइए अब कुछ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में चर्चा करते हैं जो पिछले 9 सालों में लॉन्च हुई। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बेसिक चीज पर ध्यान दिया। एक इंसान के सर्वाइवल के लिए हेल्थ और सैनिटेशन बहुत जरूरी है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत अभियान, जो लार्ज स्केल पर सक्सेसफुल रहा। प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना गरीब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना गरीब लोगों को घर प्रोवाइड करती है। आज हर व्यक्ति को टाइम पर राशन मिल रहा है, तो साथ ही साथ उज्ज्वला स्कीम के अंडर लोगों को एलपीजी सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया है। आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हर दिन काम हो रहा है और वहां के लोगों को फायदा हो रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंडर हमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स देखने मिल रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मोदी जी के राज में प्राइवेटाइजेशन और वुमेन एम्पावरमेंट देखी गई है, जिससे यंग लोगों को बहुत सपोर्ट मिला है। इन 9 सालों के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फार्म लॉस पर मोदी गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था और मोदी जी ने कहा भी था कि मैं मेरे किसान भाइयों तक फार्म लॉस के फायदे नहीं पहुंचा पाया। लोगों ने मोदी सरकार को 2 जगहों पर खूब क्रिटिसाइज किया है। पहला अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्फ्लेशन। ये लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इसीलिए लोगों ने ये बात मोदी सरकार तक पहुंचाई है और मोदी सरकार को अब स्टेप्स लेने चाहिए इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। हमारा चौथा चैप्टर है मोदी एंड रिलीजन। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ एक ही धर्म के लिए काम करते हैं, लेकिन ये कहना बहुत गलत है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। मोदी जी हम सबके प्रधानमंत्री है। मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के नारे में बिलीव करते हैं और इसीलिए जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, तो वहां पर हर धर्म की पूजा हुई। हमें याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक इंडियन सिटीजन हैं। उनकी भी पर्सनल लाइफ है। वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और एक सनातनी है। इसीलिए जब उन्होंने राम टेम्पल का अयोध्या में इनॉग्रेशन किया, तो उसे क्रिटिसाइज किया नहीं जाना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम्स के खिलाफ है, लेकिन ये सरासर गलत है। मोदी सरकार ने ही ट्रिपल तलाक पर डिसीजन लिया है। मोदी जी के शासन में इंडियन मुस्लिम्स एजुकेशन भी ले रहे हैं। इंडियन मुस्लिम्स में एक कम्युनिटी है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, और उनके रिलेशंस मोदी जी के साथ बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही साथ अभी मोदी जी जब रिसेंटली इजिप्ट गए थे, तो वहां पर उन्होंने एक मस्जिद को भी विजिट दी। आजकल लोगों में टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, इसीलिए जगह जगह पर हर रोज कम्युनल क्लैशेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखी जाती है। इसीलिए ऐसी भी सिचुएशंस है जहां पर दोनों धर्म मिलकर काम करते हैं। मोदी जी को रिलीजियस हेट्रेड को कम करने के लिए डिसीजंस लेना जरूरी है और मोदी जी को इससे रिलेटेड भाषण देकर लोगों को भी समझाना चाहिए। एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है और इसीलिए हर इलेक्शन मोदी जी जीत जाते हैं। वह सवाल ये है कि मोदी नहीं तो कौन? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? जिन लोगों ने हमारी कोरोना में सेवा की, उनके लिए मोदी जी जब तालियां बजाने के लिए कहते हैं, तो हम सब बजाते हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि तिरंगा लहराओ, अपने डीपी को तिरंगे से बदल दो, तो हम वो भी करते हैं, क्योंकि मोदी जी की ब्रांड वैल्यू आज इंडिया में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी के सामने कोई भी अपोजिशन का पीएम कैंडिडेट फेस नहीं है
और इसीलिए तब भी नारे लगेंगे अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। मैंने आपको दोनों साइड के पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि 2024 में अब की बार किसकी सरकार और साथ ही साथ जनता किसे माफ नहीं करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है मोदी जी के बारे में और आप आगे कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों को मोदी जी के बारे में पता चले और उन्होंने क्या अच्छे डिसीजंस लिए हैं और क्या क्रिटिसिज्म उन्हें मिलना चाहिए, ये बातें लोगों को पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।